Namaskar everyone. So children, in political science we were studying about the rights, human rights and fundamental rights. And in the previous class we studied about the all rights from the article 14 to 32. And in last class we have discussed about the right to constitutional remedies. Writs were there and this right is called the safeguard of all rights. So today the topic we are going to discuss, that is about the directive principles which are given to the government, and it is up to them whether they are going to apply them or not. डायरेक्टिव प्रिंसिपल की स्टेट पॉलिसी उन गवर्नमेंट को वो गाइडलाइंस के लिए है जिससे वो अपने वेलफेयर वर्क को कर पाएँ, और वेलफेयर वर्क को करते हुए वो अपनी स्टेट के जो सिटीज़न हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, वर्क कर पाएँ. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. One more thing, in the earlier class when we have discussed about the rights, at that time first topic was कि what is the need of right, rights की need क्या है, क्यों चाहिए हमें right. तो in the same way what is the need of directive principles, किस लिए चाहिए, क्यों होने चाहिए, क्या कारण है. So here we are having the need equality and well-being of all citizens. इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, सिटीजन्स के वेलबींग के लिए वी नीड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. कैसे? व्हेन द गवर्नमेंट विल मेक सम प्लान, सम पॉलिसी फॉर द सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, देन दे आर गोइंग टू डू द वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल. लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करें, लोगों को आगे लेके आएँ, इक्वल करें. ये हर स्टेट की पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए. इसलिए कुछ उनको गाइडलाइंस मिली. सपोज अगर हम इसको ऐसा कहें कि इफ़ वी वांट टू डू समथिंग और वी आर द पार्ट ऑफ समथिंग, सो वी नीड सम गाइडलाइंस. सो दीज आर द गाइडलाइंस फॉर द स्टेट. ये स्टेट के लिए गाइडलाइंस है कि कैसे जो स्टेट है वो अपने सिटीजन के वेलफेयर के लिए टास्क करेगा, वर्क करेगा. कमिंग टू द नेक्स्ट, सम पॉलिसी इज रिक्वायर्ड टू हैंडल प्रॉब्लम्स. अब कुछ अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, तो सम पॉलिसी शुड बी मेड. हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में सो मेनी लॉज आर देयर, सो मेनी प्लानिंग्स आर देयर. सो दीज पॉलिसीज आर द पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन. और कुछ पॉलिसी होनी ही चाहिए. हम किस सिद्धांत पे वर्क कर रहे हैं, हमारी योजना क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है. दीज पॉलिसीज आर वेरी एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रूमिंग ऑफ सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर एरिया. तो वो पॉलिसी बननी बहुत ज़रूरी है. दो बातें क्या थी कि इक्वालिटी एंड वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन, इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, लोगों के वेलबींग के लिए. एंड द सेकेंड वन, सम पॉलिसी इज रिक्वायर्ड टू हैंडल प्रॉब्लम्स. और कुछ प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ सम गाइडलाइंस वर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल. सो व्हेन द गाइडलाइंस आर देयर, जब गाइडलाइंस होती हैं वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं होती. मतलब उसको पूरा कराने के लिए, उन बातों को मनवाने के लिए वी डोंट हैव एनी लॉ एंड व्हाट कि जिससे हम उनको फुलफिल कर पाए. बट इस तरह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये इन्हीं बातों को इंडिकेट करता है कि हम गाइड तो करेंगे, बट इफ़ द गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग दैट, सो कोई पनिशेबल चार्ज नहीं है फॉर दैट. नॉन जस्टिसेबल. अब नॉन जस्टिसेबल, इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती. अ सेपरेट लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब कौन कौन से पर्टिकुलर एरिया हैं जहाँ पे ये जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस हैं वो वर्क कर रही हैं. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को गाइडलाइंस देने के लिए क्रिएट किए गए, एंड फॉर दैट किसके लिए किए गए, फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल, लोगों की वेलबींग के लिए किए गए. इसके साथ ही इनका मेन मोटिव था कि ये सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन करें. और कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो फ्रेम्ड हों. जैसे आप देखते होंगे जो भी हमारे कभी इलेक्शन होते हैं तो उन इलेक्शंस में, जैसे इंडिया इज़ हैविंग अ मल्टी पार्टी सिस्टम, तो वेरियस पार्टीज आर प्रेजेंटिंग देयर मैनिफेस्टो व्हाट आर देयर प्लानिंग्स, कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो उनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है. दिस इज़ द गाइडलाइन, दिस इज़ द पॉलिसी
for the next particular years. So in the same way guidelines should be mentioned. Directive principles contain, अब क्या क्या contain कर रहा है, the goals and objectives that we as society should adopt. हमारे कुछ goals होते हैं, हमारे कुछ objectives होते हैं. सपोज हम जब सपोज हम पढ़ाई करते हैं, हम एक पर्टिकुलर क्लास में आते हैं, प्रीवियस क्लास से नेक्स्ट क्लास में गए हम, सो हमारा गोल होता है कि हम 90% अचीव करेंगे, 95% अचीव करेंगे. एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वी वांट टू बिकम दैट, हमको वो बनना है, हमें वो स्ट्रीम लेना है. सपोज आपने ह्यूमैनिटीज़ लिया, सो आई वांट टू गो इन सिविल सर्विसेज, आई वांट टू गो फॉर द लॉयर, आई वांट टू गो फॉर द पर्टिकुलर एग्जाम एंड व्हाट, सो आई वांट टू बिकम लेक्चरर और आई वांट टू बिकम टीचर. सो इन सच अ मैनर हमारा एक एम है, गोल है. तो ये गोल देने के लिए एंड सेकेंड वन सर्टेन राइट्स अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, और कुछ ऐसे राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स से अलग हैं और हमारे लिए ज़रूरी हैं, वो भी इसके पार्ट है. समझ रहे हैं बात को? कुछ राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स से अलग हैं और वो इसके पार्ट हैं और उसके अलग होके कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो इससे अलग हैं. देन सर्टेन पॉलिसीज़, और कुछ पॉलिसीज़, ऐसी पॉलिसीज़ जो वेलबींग का वर्क करे, लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करे, उनको आगे ले जाए, उन्हें इम्प्रूव करे, उन्हें ग्रूम करे. दीज आर द पार्ट्स ऑफ दैट. सो सी द पॉइंट्स, द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी एज सोसाइटी शुड अडॉप्ट. नंबर 2, सर्टेन राइट्स अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स. नंबर 3, सर्टेन पॉलिसीज. ये 3 मेन बातें होती हैं जो इसका मेन पार्ट है. नाउ कमिंग टू द details of the particular points. Now if I'm going to the goals and the objective of that we as society would adopt. क्या है? फर्स्ट, वेलफेयर ऑफ पीपल. जैसा कि हमने यहाँ भी देखा था कि नीडी क्यों है. नीडी इसलिए है कि वी वांट टू वर्क इन डायरेक्शन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करें, ये इसकी नीड है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, लाइक रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अप करना. लाइक दे विल गाइड द गवर्नमेंट कि भाई आप कुछ ऐसी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाएं जिससे जो लोग अपनी मिनिमल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो मिनिमल रिक्वायरमेंट वो पूरी करें और वो अपनी लाइफ को एक स्टैंडर्ड पे लेके आएँ. हमारे यहाँ बहुत डिस्क्रिमिनेशन है. जैसे कि कार्ल मार्क्स है, उन्होंने बात की थी हैव्स हैव्स नॉट. इकोनॉमिक्स थे. हैव्स हैव्स नॉट, 2 तरह के वर्ग, एक तो उनके पास सब कुछ है, एक के पास कुछ नहीं है. तो हमें वो इक्वालिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है. उस इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वी नीड टू मेक द पॉलिसी. नाउ द नेक्स्ट वन, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस. इंटरनेशनल पीस के लिए मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप सिर्फ अपनी कंट्री की बात नहीं करें, आप इंटरनेशनल पीस के लिए वर्क करें और इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी कंट्री को एक ऐसे आइडियल के रूप में प्रेजेंट करें जिससे कि बाकी जो कंट्रीज है उसको फॉलो कर पाएँ. इफ़ यू फाइंड समवेयर समथिंग रॉन्ग, यू नीड टू सपोर्ट द राइट, यू नीड टू अपोज द रॉन्ग. जो सही है उसको सपोर्ट करें, जो गलत है उसको ऑब्जेक्ट करें उसको. सो इन सच अ मैनर, जैसे अभी हम देखते हैं कि जो हमारी पॉलिसीज़ होती हैं, सपोज हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने योगा को लेके बहुत बड़ा अभियान किया, तो इंटरनेशनल लेवल पे योगा को पहचान बनी. तो 22 जून जो है हमारा वो योगा डे के नाम से जाना जा रहा है. तो इसको वर्ल्ड वाइड एक पहचान मिली. तो ऐसी कुछ चीज़ों को, ऐसी कुछ बातों को प्रमोट करना विच इज़ गोइंग टू सपोर्ट द इंटरनेशनल पीस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द सेकेंड वन, सर्टेन राइट्स अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स. अब कुछ राइट्स जो फंडामेंटल राइट से अलग है. कैसे? नॉन जस्टिशिएबल राइट, एडुकेट लिवलीहुड. वही बात, लोगों को एक प्रॉपर लिवलीहुड मेंटेन करने का टाइम मिले, मौका मिले. दैट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. अब देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. जैसे कि आपने देखा होता है कि जो लेबर क्लास होती है, तो समटाइम फीमेल जो होती है लेबरर, उनको दे आर गेटिंग द लेस पेमेंट, मेल्स आर गेटिंग मोर पेमेंट. सो व्हेन द वर्क इज सेम, वर्किंग आवर्स आर सेम, द टाइप ऑफ वर्क इज सेम, सो wages should also be same. जब सारी चीज़ें सेम हैं तो why there should be any sort of discrimination among the wages? wages भी सेम होनी चाहिए. The next one, against economic exploitation, right to work. economic exploitation, किसी को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट अगर कोई हो रहा है, सपोज किसी का कोई वर्क नहीं हो पा रहा है या उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, तो एवरीवन शुड गेट द चांस.
राइट टू वर्क, सबको काम करने का अधिकार हो। ये मनरेगा, नरेगा से मनरेगा जो बना, तो ये क्या है, ये लोगों को वर्क करने का चांस देना, वो अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे इंडिया में। पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, वो एंगेज रहेंगे किसी ना किसी टास्क में, इन दैट केस दे विल बी एबल टू अर्न फॉर देयर फैमिली, अर्न तभी कर पाएंगे। सो राइट टू वर्क शुड बी देयर। नाउ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू बिलो 6 years। अर्ली चाइल्डहुड केयर, छोटे बच्चे जो आपने देखा होगा इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो, उन बच्चों की प्रॉपर केयर हो। And you can see when we are going to the highways and we are going to auto, small kids are engaged in dhabas and they are making teas and they are doing the work of some particular person is going to appoint them and the particular child is just cleaning the utensils and all, कभी बर्तन धो रहे हैं, कभी दुकान पे काम कर रहे हैं। तो उन अर्ली चाइल्डहुड की केयर हो और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू बिलो 6, छोटे जो बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन मिले, elementary education मिले, and they should be able to know about the fundamentals of the education. So this should be the main motto of that, ये main motto होना चाहिए। Then the third thing, certain policies। अब policies क्या बना है, क्या बना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि policies जो होंगी वो भी welfare के लिए होंगी। welfare किनका, लोगों का welfare, किस लिए, लोगों के health के लिए या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ दैट। सो फर्स्ट वन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए सिविल कोड एक ही कानून, ऐसा नहीं कि जो अलग अलग हैं इनके लिए कुछ और अप्लाई हो रहा है, किसी और के लिए कुछ और अप्लाई हो रहा है। देयर शुड बी द यूनिफॉर्मिटी इन द सिविल कोड। नंबर 2, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटे इंडस्ट्रीज, जैसे आपने देखा होगा लोकल को प्रमोट करने के लिए वोकल फॉर लोकल जो हमारा जो स्कीम है, आत्मनिर्भर प्राण, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया है। सो व्हाट्स दैट, कि उनका कहना है कि वी हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंड कब होंगे, जब हम बड़ी इंडस्ट्री के साथ साथ छोटी इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे। मतलब जब हम कॉटेज इंडस्ट्री जो होती हैं, छोटे उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज को डेवलप करते हैं, इन दैट केस मैक्सिमम पीपल विल बी इंगेज देयर। बड़ी फैक्ट्रीज जो होती हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उनमें बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, बड़ा बड़ा सेटअप होता है, तो वहाँ स्किल चाहिए होता है। यू शुड नो हाउ टू ऑपरेट दैट मशीन। सो जो छोटे गांव के लोग हैं या स्मॉल लेबरर्स हैं, दे विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट हाउ टू वर्क फॉर दैट। सो इन दैट केस दे हैव टू बी वेल वर्स कि उन्हें कहाँ इंगेज करना है। इसलिए कॉटन जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सेट किया जाए। देन प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ लिक्विड, लिक्विड के यूज़ को प्रोहिबिट किया जाए। कैसे, क्योंकि अगर आप लिक्विड यूज़ करेंगे सो ऑफ कोर्स इट्स बैड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर फैमिली ऑल्सो। सो दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर द फैमिली। ऐसे यूज़ को, ऐसे कंजप्शन को प्रोहिबिट करके हम सोसाइटी को एक हेल्दी वे में आगे प्रमोट कर सकते हैं। All crimes, all violence, all home domestic violence, everything is happening when the person is taking liquid. In that case, economic loss and the loss of the health also. So it should be prohibited, and prevention of slaughter of useful animals. अब जो आपके यूजफुल एनिमल्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाए, उन्हें नहीं मारा जाए। दैट इज नाउ प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, विलेज पंचायत का प्रमोशन किया जाए। वो क्यों, क्योंकि आपकी जो विलेज पंचायत होती है वो छोटे जो लेवल पे झगड़े सुनती है, लोगों के इश्यूज़ को देखती है, विलेज डेवलपमेंट की बात करती है, छोटी चीज़ों को जो स्मॉल थिंग्स जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं देख पाती है, डिस्ट्रिक्ट जो स्तर पे जो आपके कलेक्टर नहीं देख पाते हैं, उनको वो विलेज पंचायत जो होती है वो प्रॉपरली सॉल्व कर लेती है। सो हमारे इंडिया में वी हैव अडॉप्टेड डिसेंट्रलाइजेशन, कि आप अलग अलग लेवल पे आपने चीज़ों को डिवाइड कर दिया है, और डिवाइड करने के बाद आप उस पर्टिकुलर एरिया को अच्छे से होल्ड कर पाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स विच वर द पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट के पार्ट हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं, क्या नीड है, इक्वलिटी एंड वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन्स। सम पॉलिसी इज रिक्वायर्ड टू हैंडल प्रॉब्लम्स, कोई पॉलिसी होनी चाहिए। देन ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है। सेपरेट 3 तरह की गाइडलाइंस है, इसके गोल ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 2, इसके पास में फंडामेंटल राइट्स के अलावा कुछ और राइट्स भी होते हैं। सर्टेन पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं, यूनिवर्सल सिविल कोड,
लिक्विड का कंजप्शन ना हो, कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हो, स्लॉटर का जो यूजफुल एनिमल का है वो ना हो, एंड प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत। देन वी स्टडीड अबाउट द नॉन जस्टिसेबल राइट, कौन कौन से हैं, लिवलीहुड का है, इक्वल पे है, अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू वर्क है, और अर्ली चाइल्डहुड केयर है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट से हटके हैं। इट मीन्स एक बहुत बड़ा स्कोप है राइट्स को आगे इनवाइट करने का। So these directive principles are really very useful, and of course by knowing these directive principles the government is able to do the work in a more proper manner. Guidelines है, गवर्नमेंट को जानने का मौका मिलता है कि वो किस एरिया में काम कर सकती है। Now it is depending the particular government to government कि वो इन प्रिंसिपल्स को किस तरह से अप्लाई करना चाहती है, कैसे पॉलिसी बनाएगी, गोल क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, everything is going to be decided. So this was the part of directive principle of state policy. Ultimately, when we are going to have the WhatsApp group class, then we are going to have particular video about the principles, and you will get some questions about that also. Exam में कैसे question आते हैं, कई बार sometime they can ask directly about the directive principles. Sometimes they can ask the difference between the fundamental rights and directive principles. क्या मेन अंतर हो गया? फंडामेंटल राइट्स में हमको सेफ गार्ड मिला है, कौन सा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये वो जस्टिसेबल है, ये जस्टिसेबल नहीं है, ये सिर्फ गाइडलाइंस है। तो इस तरह से आपको कंपैरेटिव स्टडी भी करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि जब भी हम स्टडी करते हैं तो उस टॉपिक को एक बार बुक से भी रीड करना है। बुक से रीड करने के बाद हमें सारा जो टॉपिक होता है वो क्लियर हो जाता है। So in such a way we studied about the human rights, fundamental rights, National Human Resource Commission, then directive principles. In further class we will know more about the things of Indian politics, and you will know the practical part of that. So after this particular chapter, one more topic is remaining after the chapter. We will start the second book, that is political theory, which is little bit theoretical part, and it is based on the definitions and all. So हम उस बुक को स्टार्ट करेंगे। So that's all for today. I hope you understood the topic. आप इसको ढंग से पढ़ें, समझें और रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।